Hello student. So today we are going to learn about the GS पेपर 3 यानी कि इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी जो हर यूपी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। इन टर्म्स को समझना ना सिर्फ GS पेपर 3 के लिए ज़रूरी है बल्कि करंट अफेयर्स को भी क्लियरली ग्रास्प करने में आपको मदद करेगा। आपका पहला टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है। जीडीपी है कि एक साल में एक कंट्री ने टोटल गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं तो होता है जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप एग्जांपल लो तो अगर हम इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। क्लियर? इसी तरीके से होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी इकोनॉमी में समय के साथ प्राइस का बढ़ना। अगर आपको एक साल पहले 100 रुपये में जो सामान मिलता था आज उसी के लिए 110 रुपये देने पड़ रहे हैं तो ये 10% का इन्फ्लेशन हुआ। इसे और क्लियर अगर आप समझो तो आप सभी ने पार्ले जी बिस्किट देखे होंगे, ठीक है। तो पहले ये पार्ले जी बिस्किट 3 रुपये में मिलते थे, उससे पहले मे भी कम में मिलते हो। मैंने अपने टाइम में जब देखे हैं तो ये 3 रुपये में मिलते थे। आज वही बिस्किट 5 रुपये में मिलती है, राइट। तो ये क्या हुआ, इसमें इन्फ्लेशन आ गई, मतलब इसमें प्राइस बढ़ गया क्योंकि इसमें हमें कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड होता है आपका एक CPI और WPI। CPI होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों ही जो इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। अगर हाई इन्फ्लेशन से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रीलिम्स के ट्रिकी क्वेश्चन में काम आएगी। हाई इन्फ्लेशन जब भी होती है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन जब होती है तो बैंक क्या करता है, पैसे वापस ले लेता है या पैसे मार्केट में रिलीज करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तीसरा है फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर अधिक होती है, जब गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो इनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। ये बताता है कि सरकार को अपने डेली ऑपरेशन के लिए कितना लोन लेना पड़ रहा है। अब फॉर्मूला देखे तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी खर्च हुआ माइनस टोटल रिसिप्ट। इस टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट होने पर इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है। अब आता है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिसमें RBI बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो लोन लेना महंगा हो जाता है। इसका इम्पैक्ट आपके होम लोन पर भी पड़ता है। और इस रेपो रेट को कौन कंट्रोल करता है? तो ये रेपो रेट, बैंक रेट, इन सारे मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड रेट जो है उनको कंट्रोल करती है RBI थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये होती है गवर्नमेंट के साइड की बात, मतलब जब एक कंट्री के पास वर्किंग एज यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर इस यूथ फोर्स का सही यूटिलाइजेशन हो तो इकोनॉमी सुपर फास्ट ग्रो करती है। इंडिया के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट डिपेंडिंग ऑन द स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है। इसी से रिलेटेड और एक टर्म देखते हैं, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट।
ये फंड राइज करने के लिए और इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल LIC का IPO, एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें। क्लियर? एक और टर्म देखते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। मतलब ये है कि एक कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है और कम एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज निकल रहा है। ये इकोनॉमी के लिए प्रेशर क्रिएट करता है। इस पूरे ऑपरेशन को करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है।